लगभग 2 साल पहले उन्हें एक लाइलाज बीमारी का पता चला था। यह बीमारी जल्द ही उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। तब से उन्होंने कई बार अपना पसंदीदा गेम खेला। अब 2 साल बाद आखिरकार उसकी मृत्यु का समय आ गया, लेकिन मरने से पहले वह आखिरी बार यह गेम खेलना चाहते थे, एक आखिरी बार अपने पसंदीदा गेम। इसलिए उन्होंने एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने अपने लिए एक चरित्र बनाया जो उनके नाम से पहचाना जाएगा। यदि आप एक से अधिक प्रतिभाशाली गुण चुनते हैं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आपके चरित्र में एक नकारात्मक गुण भी आएगा जो आपके गेम को प्रभावित करेगा। उन्होंने 2 प्रतिभाशाली लक्षण चुने। अब उनका चरित्र असाध्य रूप से बीमार होगा, जैसे कि वास्तविक जीवन में चेन को अपनी पसंद पर पछतावा नहीं था, क्योंकि वास्तविक जीवन में वह असाध्य रूप से बीमार था। और उनका चरित्र भी असाध्य रूप से बीमार था, जो उनके वास्तविक जीवन की स्थिति को दर्शाता था। अपना किरदार बनाने के बाद उन्हें अचानक खेल में खींच लिया गया, बिना किसी चेतावनी के। कोई चेतावनी नहीं थी, कोई लोडिंग स्क्रीन दिखाई नहीं दी, वह बस खेल में फंस गया था। इस तरह उन्होंने खेल में प्रवेश किया और एक नए में प्रवेश किया। एक आलीशान शयन कक्ष में उसकी आंखें खुली और वह अपने आसपास के उसका सिर चकरा गया था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। उसे डेजा वू की एक अजीब अनुभूति महसूस हुई। वह कमरे में चारों ओर घूमा और एक दर्पण में देखा। उसके हृदय में भय समा गया और उसने सोचा कि क्या हो रहा है। यदि वह खेल का सबसे खराब पात्र बन गया तो क्या होगा, यह सवाल उसके दिमाग में आया। खेल में उसका नाम नॉक्स था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसका यह नाम क्यों है। खेल की शुरुआत क्रैश लैंडिंग जैसी महसूस हुई और वह अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था। खेल में उनका पूरा नाम नॉक्स वॉन रेनहाफर था। वह रेनहाफर परिवार का सदस्य था। रेनहाफर परिवार पागल संगठन का हिस्सा था। यह संगठन बहुत खतरनाक था। रेनहाफर परिवार में नॉक्स 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। रेनहाफर परिवार ने कई प्रतिभाशाली बच्चे पैदा किए थे। वे जादू और तलवारबाजी में अच्छे थे, लेकिन नॉक्स अलग था। उनका जन्म बिना किसी विशेष प्रतिभा के हुआ था। हमारे लड़के को दुनिया से नफरत थी क्योंकि उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं थी। वह हताश था। उसने शैतान के साथ एक निषिद्ध समझौता किया। अब वह सबसे कुख्यात खलनायक है। हमारा हीरो हैरान था। वह नॉक्स बन गया था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह महज एक सपना था। नॉक्स के रूप में वह केवल 14 वर्ष का था। उनका तात्विक संबंध अंधकार। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली। एक पल के लिए उसे खुशी महसूस हुई। फिर उसने अपने नकारात्मक गुणों पर ध्यान दिया। उसके पास शून्य रहस्योद्घाटन था। वह असाध्य रूप से बीमार था और उसे एक श्राप मिला था। वह अक्सर बीमार रहने लगा। उसके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते थे। उनके दिमाग के पुर्जे हिल। यह वह चरित्र था जिसे उन्होंने पहले बनाया था। वह हताशा में चिल्लाया। वास्तविक जीवन में वह असाध्य रूप से बीमार थे। अब खेल में वह फिर से मर रहा था। इस बार उनके पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष बचा था। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वह विशेषता क्यों चुनी, लेकिन फिर उसे याद आया कि कुछ ऐसा था जिसे वह भूल गया था। वह अपने जैसा ही एक चरित्र बनाना चाहते थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो असाध्य रूप से बीमार हो। उसे याद आया कि वह अपनी गंदी मेज पर बैठकर मर रहा था। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वह अकेला था। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वह वैसा ही किरदार बनेंगे जैसा उन्होंने बनाया है। यह उनके लिए एक बड़ा सवाल था। एक अधिसूचना सामने आई। उसके पास एक अपठित मेल था। मेल में पूछा गया कि क्या वह इसे जांचना चाहते हैं। उसने झट से मैसेज खोला। किसी को उसकी असली पहचान पता था। यह बात उसे हैरान। उनके माता पिता ने उन्हें यूचान नाम दिया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वे कहाँ थे। यह उसके लिए एक बड़ा रहस्य था। उन्होंने इस बारे में गहराई से सोचा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। जो भी उसे यहाँ लाया वह उसके अतीत के बारे में जानता था। यह बात उसे डरा रही थी। संदेश में कहा गया, आप मुझे याद नहीं करते, लेकिन मुझे यह कहना होगा। यह लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसका बहुत समय हो गया और अब वह कुछ करने का फैसला करना चाहता था। आपने पिछले 2 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किया। यह बात उसे गर्व, आप यहाँ रहने के योग्य हैं, यह बात उसे खुशी दे रही थी। खेल में आपका पुनः स्वागत है। यह शब्द। हमारा लड़का शांत बैठा रहा। वह स्क्रीन की ओर देखता रहा, एक पंक्ति को लेकर भ्रमित और उत्सुक था। वापसी पर स्वागत है। यह शब्द उसे अच्छा लगा।
हमारा लड़का आश्चर्यचकित है कि क्या वह अब अपनी पुरानी दुनिया में नहीं है। वह सोचता है कि यह जगह उसकी नई वास्तविकता है। दूत जवाब देता है, उनका कहना है कि वह लड़के की पहचान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। वह लड़के को एल्डेन अकादमी में शामिल होने की सलाह देता है। लड़के को अकादमी में अपनी ताकत बनानी चाहिए। उसे मुख्य कहानी का यथासंभव बारीकी से पालन करना चाहिए। यह बात उसे समझ में आई। यदि वह ऐसा करता है तो पूरा सच उसके सामने आ जाएगा। यह बात उसे उत्साहित कर रही थी। लड़का पूरी तरह से भ्रमित है। उसे अपने विचारों को सुलझाने के लिए समय चाहिए। उसे याद है कि खेल के अंतिम बॉस इनर ल्यूनेटिक के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ था। उसे मुख्य कथानक का पालन करना होगा, चाहे कुछ भी हो। इसका अंत हमेशा एक जैसा ही होता है। वह मर जाता है। वह सोचता है कि क्या उसे अपनी यादों को दोबारा हासिल करना छोड़ देना चाहिए, भले ही इनर ल्यूनेटिक उसकी नई वास्तविकता हो। वह मुख्य कथानक पर टिके रहने का निर्णय लेता है। वह रास्ते में अपनी खोई हुई यादें वापस पा लेगा। वह समझना चाहता है कि वह इस दुनिया में क्या कर रहा है। वह जीवित रहना चाहता है। यदि जीवित रहने का अर्थ खलनायक बनना है तो वह तैयार है। उनकी पुरानी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला है। 2 साल पहले उसने अपनी सारी यादें खो दी। वह असाध्य रूप से बीमार था। हर दिन उसे मौत के करीब लाता था। उसे मरने का भय सताने लगा। अब एकमात्र अंतर यह है कि वह किस दुनिया में है। वह सिस्टम से आज की तारीख पूछता है। सिस्टम उत्तर देता है कि यह 4 फरवरी 1812 है। जब वह तारीख सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह सोचता है, क्यों न अब अपना 28वां प्रयास शुरू किया जाए। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, उसकी कलाई में तीव्र दर्द होता है। वह सिस्टम की जांच करता है। यह कहता है कि उसका एक नकारात्मक गुण सक्रिय हो गया है। उन्हें लगातार बीमारी रहती है। इससे कलाई में सूजन आ गई है। स्तर 1। सिस्टम उसे आराम करने और ठीक से ठीक होने के लिए कहता है। इससे वह नाराज हो जाता है। वह खुद से पूछता है, मेरे शरीर में क्या खराबी है? यह इतना नाजुक क्यों है? उसकी मुलाकात एक युवा महिला नौकरानी से होती है। वह जमीन पर गिर जाती है और फिर वह युवा मास्टर से माफी मांगती है। वह उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसे नुकसान पहुंचाकर बुरा काम किया है। उसे उसके बारे में एक बात याद है। वह नॉक्स की पीठ पीछे बात करती थी। वह उसके बारे में बस इतना ही याद। उसके लिए यह विश्वास करना कठिन है कि वह नॉक्स के बारे में गपशप करेगी। नॉक्स एक खलनायिका है, लेकिन वह मासूम दिखती है। वह उसे माफ कर देता है और उसे दोबारा वही गलती न करने की चेतावनी देता है। एक पल के लिए वह अपनी भूमिका भूल जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। तब उसे याद आता है कि उसे पागल माना जाता है। वह चुप हो जाता है और वह उस जीवन के बारे में सोचता है जिसे उसने चुना है। नौकरानी पूछती है कि युवा मालिक इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? युवा मास्टर का कहना है कि वह अभ्यास कक्ष में जा रहा है। आसपास के नौकर हैरान हैं। वह रोना को अपने साथ आने के लिए कहता है। रोना उत्साहित है, लेकिन उसे चिंता है कि उसका मालिक उसे पीट सकता है। जैसे ही वे अभ्यास हॉल में जाते हैं, नॉक्स अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। वह जानता है कि मरना कैसा होता है और अब वह दोबारा मरना नहीं चाहता। जीवित रहने के लिए उसे इस नई दुनिया में जल्दी से ढलना होगा। उसके पास अभी भी मौका है। उन्होंने यह गेम 27 बार खेला है और वह अधिकांश छिपी हुई यांत्रिकी को जानता है। वह स्टेटस विंडो को देखता है और गेम इनर ल्यूनेटिक के विवरण की जांच करता है। सिस्टम बताता है कि इनर ल्यूनेटिक की एक कहानी है। देवदूत साम्राज्य के साथ साथ राक्षसों से लड़ते हैं। दुनिया भर में इसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। खेल अनोखा है। इसमें कई अनुकूलन हैं। खिलाड़ी विभिन्न खेल शैलियाँ आजमा सकते हैं। सामान्य और प्रतिभाशाली जैसे निचले स्तर के लक्षण कई बार सौंपे जा सकते हैं। प्रतिभा के गुण अलग अलग होते हैं। वे आमतौर पर प्रति खिलाड़ी 1 तक सीमित होते हैं। हमारा लड़का सोचता है कि प्रतिभाशाली गुण लोगों को आसानी से अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने में मदद करते हैं, लेकिन उनमें 2 प्रतिभाशाली विशेषताएं हैं। इस गेम में विशेषता दंड है। ये दंड तब होता है जब किसी चरित्र में बहुत अधिक लक्षण होते हैं। सिस्टम इन लक्षणों का विश्लेषण और संतुलन करने का प्रयास करता है। इससे 2 प्रतिभाशाली लक्षण निर्दिष्ट करना संभव हो जाता है। उनकी विशेषताएं तलवार चलाने की प्रतिभा और युद्ध प्रतिभा है। ये गुण उसे उत्कृष्ट तलवार कौशल प्रदान करते हैं। वह तलवारों पर आसानी से महारत हासिल कर सकता है। उनमें मन संवेदनशीलता प्रतिभा भी है।
यह विशेषता उसे जादुई ऊर्जा का पता लगाने में मदद करती है। उसकी जादू टोना अधिक कुशल हो जाती है। नॉक्स जानता है कि और भी कई उपयोगी लक्षण हैं। वह सिस्टम का विवरण पढ़ता रहता है। मुख्य पात्र के रूप में वह अन्य पात्रों की स्थिति विंडो देख सकता है। उनमें मास्टर ऑफ एक्टिंग नामक विशेषता है। इससे उसे आश्वस्त होकर कार्य करने में मदद मिलती है। उसके पास चोरी की मानसिकता भी है। यह उसे कठिन परिस्थितियों में शांत रखता है। लेकिन उसमें नकारात्मक गुण भी हैं। असाध्य रोग लक्षण सबसे खराब है। वह सोचता है कि यह हास्यास्पद है कि वह हमेशा बीमार रहता है। सिस्टम कहता है कि ठंडे हाथ पैर वाले लोगों को समस्या होती है। वे वार्मिंग कौशल के बिना बर्फीले क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। उनमें बार बार बीमार रहने का गुण भी है। वह अक्सर बीमारी से बेहोश हो जाएगा। वह खुद से कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह एक एक कदम पर चीजों का सामना करने का फैसला करता है। रोना रुकता है और कहता है कि वे अभ्यास हॉल के पास हैं। वह पूछती है, क्या वह सचमुच अंदर जाना चाहता है? युवा मास्टर एक पल के लिए शांत हो जाता है। फिर वह दरवाजा खोलता है। सिस्टम उसे एक नई बाधा के बारे में बताता है। कमजोरों का अभिशाप। जन्म के समय ही उस पर श्राप लगा दिया गया था। उसकी विकास दर 50% कम हो गई है। वह शत्रु के आक्रमण के प्रति भी 2 गुना संवेदनशील है। युवा मास्टर ने अपना मन बना लिया है। सबसे पहले उसे कमजोरों के अभिशाप को दूर करने का एक रास्ता खोजना होगा। वह ट्रेनिंग हॉल में प्रैक्टिस करता है। वह अपनी स्थिति के बारे में सोचता है। वह कितना भी सोचे, एक ही नतीजे पर पहुंचता है। वह बर्बाद हो गया है। इस पर विचार करने के बाद यह उसका अंतिम विचार है। सब कुछ पढ़ने के बाद उसे कमजोरी महसूस होती है। वह फर्श पर गिर जाता है। अब उसे अपनी सीमा का पता चल गया है। वह 10 बार से अधिक तलवार नहीं घुमा सका। वह नहीं जानता था कि कमजोरों का अभिशाप उसके लिए इतना कठिन होगा। वह कुछ देर आराम करता है। फिर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह इधर उधर देखने लगता है। उसे पास में हथियारों का एक बड़ा संग्रह दिखाई देता है। सिस्टम उसे बताता है कि ऐसा रेनहाफर परिवार की उत्पत्ति के कारण है। यह सुझाव देता है कि वह तलवार से शुरुआत करे। प्रणाली बताती है कि रेनहाफर परिवार को ब्लेड और डार्कनेस के हाई हाउस के रूप में जाना जाता है। उनके पास अद्वितीय तलवार कौशल है। वे दुश्मनों को काटने के लिए काले गुण वाले जादू का उपयोग करते हैं। यह कमांडर के ब्लेड, अंधेरे के अत्याचारी ब्लेड के लिए धन्यवाद है। अंधेरे का अत्याचारी ब्लेड पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह एक परिवार के मुखिया से दूसरे परिवार के मुखिया तक जाता है। लड़का सोचता है कि इसका उससे क्या लेना देना है। एक कुलीन घराने में जन्म लेने के कई फायदे हैं। एक लाभ है धन। नॉक्स पैसे की कीमत जानता है। वह इसे पाकर रोमांचित है। रेनहाफर परिवार सबसे महान परिवारों में से एक है। वे बहुत अमीर हैं। सबसे बेकार सबसे छोटे बेटे के रूप में भी नॉक्स के पास बिना काम किए गुजारा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। उसके पिता टियो को शायद इसकी परवाह नहीं है कि वह पैसे कैसे खर्च करता है। नॉक्स एक बेकार कुलीन उत्तराधिकारी नहीं है। उसने अपना मन बना लिया है। वह अपने सभी संसाधनों का उपयोग तब तक करेगा जब तक कि रोना वह तैयारी पूरी न कर ले जो उसने उसे तैयार करने के लिए कहा था। थोड़ा चिंतित है। वह उसके अजीब अनुरोध को ठुकरा सकती है। कुछ मिनट पहले रोना उसके पास आया। उसके पास एक लकड़ी की तलवार, एक तौलिया और थोड़ा पानी था। उसने उन्हें सौंप दिया। उसने पूछा कि क्या वह गंभीरता से व्यायाम करने की योजना बना रहा है। उसने उससे पूछा कि क्या आसपास कोई और है। फिर उसने उसे अपने करीब आने को कहा। वह घबरा कर पीछे हट गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे मारने वाला था। उसने उसे तुरंत शांत कर दिया। उसने उससे अपना कान पास लाने को कहा। उसके पास उससे फुसफुसाने के लिए कुछ था। फुसफुसाहट समाप्त करने के बाद रोना स्तब्ध दिख रहा था। उसने उससे कहा कि उसके सभी विचार पूरी तरह से बेकार हैं। उसने उससे चुप रहने और इसका पता लगाने के लिए कहा। वह मान गई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि वह उस पर दोबारा चिल्लाए नहीं। फिर वह ट्रेनिंग हॉल से बाहर भाग गई। उसने कहा कि वह बिल्कुल भी नहीं बदला है। अब वह ट्रेनिंग हॉल में अकेले है। वह सोचता है कि रोना कितना तेज होगा। वह सोचता है कि यह कल तक आ जाना चाहिए। वह उसके लिए लाई हुई चाय पीता है। वह अपने अभिशाप और सहनशक्ति मुद्दे पर विचार करता है। उसे समाधान की सख्त जरूरत है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना जबरदस्त होगा।
मुख्य बटलर रॉबवेल प्रशिक्षण हॉल में चलता है। वह उसका नम्रतापूर्वक स्वागत करता है। रॉबवेल को देखकर हमारा लड़का आश्चर्यचकित हो जाता है। सिस्टम उसे रॉबवेल के बारे में सूचित करता है। रॉबवेल रेनहाफर एस्टेट के मुख्य प्रबंधकों में से एक है। वह लापरवाही से निपटने वाले व्यक्ति नहीं है। रॉबवेल नॉक्स के पिता और परिवार के मुखियाताओं के सलाहकार भी हैं। हमारा लड़का समझता है कि रॉबवेल से निपटना मुश्किल हो सका है। आमतौर पर उसके पिता उस पर ध्यान नहीं देते थे। अब उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या रॉबवेल को कुछ पता चल गया। वह जानता है कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। नॉक्स रॉबवेल को देखता है। वह पूछता है कि रॉबवेल यहाँ क्यों है। इसके बजाय उसे अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए। नॉक्स अपने गुण मास्टर ऑफ एक्टिंग को सक्रिय करता है। रॉबवेल जवाब देता है। उनका कहना है कि वह परिवार के मुखिया के आदेश पर यहाँ आए हैं। उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। वह हमारे लड़के को आज रात के थाने में शामिल होने के लिए कहता है। हमारा लड़का भ्रमित है। वह इस परिवार के बारे में बहुत कम जानता है, इसलिए यह अजीब है। वह रॉबवेल को देखता है और पूछता है कि क्या वह मजाक कर रहा है। उनके पिता उनके साथ डिनर करना चाहते हैं, जो हैरान करने वाली बात है। नॉक्स ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। प्रबंधक यह सोचते हुए रुक गया कि परिवार के मुखिया ने यह निर्देश क्यों दिया। रॉबवेल बताते हैं कि स्टाइनोर परिवार से एक मेहमान आया है। वह यहाँ रात्रि प्रशिक्षण के लिए आई है और यदि युवा मास्टर रात्रिभोज में शामिल नहीं होगा तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे। अब हमारा लड़का समझ गया, यह कोई अनुरोध नहीं है, यह सीधा आदेश है। रॉबवेल पूछते हैं कि क्या आज उनके बारे में कुछ अलग लग रहा है। हमारा लड़का यह समझने में झिझका है कि रॉबवेल का मतलब क्या है। रॉबवेल का कहना है कि नॉक्स कभी तलवार नहीं उठाता था, लेकिन आज वह प्रशिक्षण हॉल में अकेले गया था। रॉबवेल पूछते हैं कि इस बदलाव का कारण क्या है। हमारा लड़का नाराज हो जाता है और आवाज उठाता है। वह रॉबवेल से कहता है कि वह एक बटलर के रूप में अपनी सीमा का उल्लंघन न करे। उनका कहना है कि वह जो करते हैं वह रॉबवेल के काम का नहीं है। हमारा लड़का इस बात पर जोर देता है कि वह अपनी पसंद को नियंत्रित करता है। रॉबवेल माफी मांगता है और थोड़ा झुक जाता है। युवा मास्टर प्रशिक्षण हॉल छोड़ देता है, यह सोचकर कि क्या रॉबवेल ने कुछ संदिग्ध देखा है। रॉबवेल ने घटना की रिपोर्ट परिवार के मुखिया को करने का निर्णय लिया। रॉबवेल के साथ मुठभेड़ को लेकर नॉक्स चिंतित महसूस करता है। वह परिणामों के बारे में चिंतित है और जांचता है कि क्या रॉबवेल अभी भी उसे देख रहा है। उनमें से एक उसे बेवकूफ कहता है। वह मजाक करता है कि अब वे भोजन का आनंद नहीं ले सकते क्योंकि वह आ गया है। वे उस पर ताना मारते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उसे अब भी इस परिवार का हिस्सा होने का पछतावा है, खासकर जुड़वा भाइयों हार्टज और एलन। वे पीछे नहीं हटे। उनमें से एक का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नॉक्स दोबारा यहाँ आएगा। अब भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वे इस बारे में गपशप करते हैं कि वह एक नौकरानी को कैसे देखता था। वे उसे खोया हुआ मामला कहते हैं। हमारा लड़का चुपचाप बैठा रहता है। वह मन ही मन सोचता है, मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खुलता है। उसके पिता प्रवेश करते हैं। वह कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि हर कोई यही है। हमारा लड़का उसे देखता है। वह सोचता है वह वहाँ है। यह आदमी नॉक्स का पिता है। वह रेनहाफर परिवार का मुखिया है। एक युवा और खूबसूरत लड़की उसके साथ चलती है। वह अपना परिचय तालिया के रूप में देती है। वह सभी का मुस्कुराकर स्वागत करती है। ताओ ने परिवार को बताया कि तालिया रात में प्रशिक्षण लेना चाहती है। वह कुछ समय के लिए उनकी संपत्ति पर रहेंगी। वह सभी से उसका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए कहता है। सिस्टम तुरंत नॉक्स को सूचित करता है। तालिया इनर ल्यूनेटिक की नायिका है। वह नॉक्स के भविष्य के संस्करण का विरोध करेगी। वह एक दिन उसकी छाती पर तलवार चला देगी। टियो ने नॉक्स को नोटिस किया। नॉक्स ने उनके साथ जुड़ने का फैसला किया है। हमारा लड़का अपने पिता की टिप्पणी के कारण असहज महसूस करता है। तालिया ने भी इसे नोटिस किया। परिवार का मुखिया कहता है, चलो खाना शुरू करें। जुड़वा बच्चे मेज के पार से उसे ताने मारते रहते हैं।
उनमें से एक अपने पिता से कहता है, हमें तय करना चाहिए कि अगला एल्डेन अकादमी कौन जाएगा। टियो उनके निर्णय को लेकर उत्सुक है। वह सोचता है कि अब चुनाव करने का समय आ गया है। सिस्टम नॉक्स को एल्डेन अकादमी के बारे में बताता है। यह इनर ल्यूनेटिक में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ छात्र कई परिस्थितियों का सामना करते हैं और राक्षसों से लड़ते हैं। यह इनर ल्यूनेटिक की मुख्य कहानी है। हमारा लड़का भी अकादमी में जाने का फैसला करता है। वह जानता है कि उसे अब अपने सहयोगियों को इकट्ठा करना होगा। उनके पिता ने घोषणा की, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्डेन अकादमी प्रत्येक परिवार से केवल 3 लोगों को भाग लेने की अनुमति देती है। यह नियम कुलीनों के प्रभाव को सीमित करने के लिए है। रेनहाफर परिवार के पास अकादमी के लिए केवल एक प्रवेश टिकट बचा है। उन्होंने पहले 2 स्थानों का उपयोग अपने पहले और दूसरे बेटों के लिए किया। हमारा लड़का बहुत दृढ़ निश्चयी है। वह अंतिम प्रवेश टिकट प्राप्त करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे गठबंधन बनाना होगा। टियो का कहना है कि वह उनकी पारिवारिक परंपराओं का पालन करेंगे। नॉक्स उत्साहित हो जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि यह भाइयों के बीच लड़ाई जैसा लगता है। उनके पिता आश्चर्यचकित हैं। नॉक्स ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की। ताओ इस विचार से सहमत है। यह आयोजन अब से 1 महीने बाद होगा। ताओ का कहना है कि अभ्यास हॉल में उनका द्वंद्व होगा। विजेता अकादमी जाएगा। एक जुड़वा उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह स्वयं को शर्मिंदा कर सकता है। दूसरा जुड़वा उसका मजाक उड़ाता है। उनका कहना है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता। उन्होंने कभी तलवार भी नहीं पकड़ी है। हमारा लड़का शांत रहता है। वह उनसे जीतने के बाद बात करने के लिए कहते हैं। जुड़वा बच्चे क्रोधित हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वह सचमुच सोचता है कि वह उन्हें हरा सकता है। हमारा लड़का केंद्रित रहता है। यह द्वंद्व उसके लिए एक परीक्षा है। प्रवेश टिकट पाने के लिए उसे इसे पास करना होगा। वह उनके अपमान से अपना ध्यान भटकने नहीं देगा। नॉक्स का कहना है कि वह एल्डेन अकादमी में भाग लेगा। टियो अपने बेटे को देखता है। वह थोड़ा भ्रमित है। तालिया युवा मास्टर के आत्मविश्वास से प्रभावित है। जुड़वा बच्चों ने इसे नोटिस किया। उन्हें थोड़ी जलन महसूस होती है। नॉक्स को एहसास हुआ कि उसने किसी का ध्यान आकर्षित किया है। यह कोई महत्वपूर्ण है। रात्रि भोज के बाद ताओ अपने कार्यालय में रॉबवेल की रिपोर्ट पढ़ता है। ताओ रॉबवेल को बताता है कि नॉक्स के बारे में कुछ बदल गया है। रॉबवेल ने यही बताया है। रॉबवेल इस आकलन से सहमत है। ताओ ने आज की घटनाएं देखी। यदि उसने स्वयं उन्हें नहीं देखा होता तो उसे उन पर विश्वास नहीं होता। वह आश्चर्यचकित है कि इस अचानक परिवर्तन का कारण क्या है। वह सोचता है कि नॉक्स पर किसी राक्षस का कब्जा हो सका है। कारण जो भी हो, नॉक्स पर अपूरा ध्यान है। परिवार का मुखिया स्थिति को समझता है। वह रॉबवेल को नॉक्स पर करीब से नजर रखने के लिए कहता है। अगली सुबह युवा मास्टर अभ्यास कक्ष में है। नौकरानियां आगामी द्वंद्व के बारे में बात करती हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि वह केवल दौड़ता ही क्यों है। नॉक्स यह समझने की कोशिश करता है कि वे क्या कह रहे हैं। सिस्टम उसे बताता है कि उसकी सहन शक्ति में 0.1% की वृद्धि हुई है। वह थोड़े से सुधार से हैरान है। वह दौड़ता है क्योंकि उसकी सहन शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिस्टम कहता है कि उसे तलवारबाजी और युद्ध प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सहन शक्ति स्तर 4 तक पहुंचने की आवश्यकता है। यदि वह इतना कमजोर न होता तो इन कौशलों का आसानी से उपयोग कर सका था। सप्ताह का अभिशाप अभी भी उस पर प्रभाव डाल रहा है। वह जल्दी थक जाता है। उन्हें अपना स्टैमिना 1.9 अंक बढ़ाने में 1 महीना लग गया। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि सप्ताह का अभिशाप उसकी विकास दर को आधे से कम कर देता है। यही कारण है कि बहुत दौड़ने के बावजूद उन्होंने अपनी सहन शक्ति में केवल 0.1% की वृद्धि की। उसकी असाध्य रूप से बीमार विशेषता उसकी विकास दर को भी आधे से कम कर देती है। उसे एहसास होता है कि दूसरों के बराबर बने रहने के लिए उसे 4 गुना अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उसे आश्चर्य होता है कि उसके लिए सब कुछ इतना कठिन क्यों है। सिस्टम कहता है कि उसकी सहन शक्ति अब 15 है और उसका मन 30 है, लेकिन उसके असाध्य रोग लक्षण के कारण उसकी अधिकतम सहन शक्ति 15 है। उसने बाद में इसके बारे में चिंता करने का फैसला किया। रोना उसके द्वारा मांगी गई सभी आपूर्तियों के साथ आता है। वह प्रभावित है। वह उसकी अपेक्षा से अधिक तेज है।
वह खुश महसूस करता है, यह विश्वास करते हुए कि अब उसे कुछ वास्तविक प्रगति करने में मदद मिलेगी। उनके मन में एकमात्र सवाल यह है कि सीमा को कैसे पार किया जाए और सहन शक्ति स्तर 4 तक कैसे पहुंचा जाए। वह रोना द्वारा लाई गई सभी आपूर्तियों पर नजर रखता है। उसे विश्वास है कि अपने ज्ञान का उपयोग करके वह इसका समाधान कर सकता है। वह सामग्री को एक साथ मिलाता है और सामग्री को एक बोतल में डालता है। रोना उत्सुकता से देखते हुए पूछता है कि उसे इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता क्यों है। जहर को संभालना मुश्किल है। इसमें मौजूद तत्व ऐसे हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं और ये काफी महंगे हैं। नोक्स उसे बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि उनका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। रोना इस स्पष्टीकरण से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित है। इसके बाद नोक्स अपने द्वारा बनाया गया मिश्रण पीता है। रोना तुरंत चिंतित हो जाता है, यह जानकर कि इसमें जहर है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने 3 सिर वाले गोर्गोन का जहर खा लिया है और परिणामस्वरूप उसका स्वास्थ्य अस्थायी रूप से 1.5 गुना बढ़ जाएगा। उसी समय सिस्टम डेथ काउंटर शुरू करता है। उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। रोना उन्मत्त हो जाता है और हेड बटलर को बुलाना चाहता है, लेकिन नॉक्स उसे रोक देता है। इसके बाद वह कोर खाता है। कुछ स्पष्ट रूप से खाने के लिए नहीं होता है और रोना और भी घबरा जाता है। वह जो देख रही है उससे भयभीत हो जाती है। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने गोलेम का मूल निगल लिया है और चेतावनी दी है कि उसका शरीर अब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। अचानक एक और अधिसूचना प्रकट होती है। सिस्टम घोषणा करता है कि एक छिपा हुआ हिस्सा सक्रिय हो गया है। 3 सिर वाले गोर्गोन का जहर गोलेम के कोर के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। हमारा लड़का संतुष्ट महसूस करता है, यह जानकर कि सब कुछ उसी तरह चल रहा है जैसा उसने योजना बनाई थी। सिस्टम बताता है कि आमतौर पर गोलेम के कोर का उपयोग व्यक्तियों को डराने, तेजी से रक्षात्मक आंकड़े बढ़ाने या कृत्रिम गोलेम का निर्माण करने के लिए किया जाता है। हालांकि जब 3 सिर वाले गोर्गोन के जहर के साथ मिलाया जाता है तो एक विशेष प्रतिक्रिया होती है। गोर्गोन का जहर पतला हो जाता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण संदेश आता है, कमजोरों का अभिशाप हटा लिया गया है। नोक्स इस बदलाव को देखकर बहुत खुश है। रोना अभी भी डरा हुआ है। वह सोचती है कि उसका युवा मालिक किसी भी क्षण मर सकता है, लेकिन नोक्स जानता है कि एक कदम और बाकी है। वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा है। इस हरकत से रोना और भी डर जाता है। रोना चिंतित और उत्सुक महसूस करता है। वह जानना चाहती है कि वह आगे क्या करेगा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने जहर उठाया और उसे अपने सिर पर डाल लिया। सिस्टम उसे बताता है कि उसने रिमेम्बरिंग फेरी की ओस का उपयोग किया था। गोलेम के कोर से पेट्रिफिकेशन प्रभाव अब समाप्त हो गए हैं। सिस्टम यह भी रिपोर्ट करता है कि ओस गोलेम के कोर के साथ प्रतिक्रिया कर रही है। नॉक्स के लिए यह प्रक्रिया एक अजीब तरह की चिकित्सा की तरह महसूस होती है। सिस्टम बताता है कि एक छिपा हुआ हिस्सा सक्रिय हो गया है। नॉक्स को कुछ समय के लिए विकास का आशीर्वाद मिलेगा। सब कुछ नॉक्स की योजना के अनुसार होता है। सिस्टम नॉक्स को मिले सकारात्मक आशीर्वाद को दर्शाता है। अब नॉक्स के पास उपयोग के लिए केवल एक ही वस्तु बची है, रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रॉल। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पुस्तक को फाड़ देता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि स्क्रॉल का उपयोग किया गया है। नॉक्स की सहन शक्ति वृद्धि दर अब 2 गुनी हो जाएगी। नॉक्स सोचता है कि उसने अंततः अभिशाप हटा दिया है। विकास का आशीर्वाद असाध्य रोग से उत्पन्न होने वाले दोषों को दबा रहा है। स्क्रॉल भी प्रभाव में है। नॉक्स जानता है कि उसकी विकास दर अधिकांश लोगों की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वह अपनी सहन शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ा सका है। नॉक्स अचानक रोना को पकड़ लेता है और उसे चूम लेता है। रोना हैरान है। वह सोचती है कि क्या उसका युवा मालिक सचमुच ठीक है। वह उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि जब उसने अपने कपड़े उतारना शुरू किया तो उसे लगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। नॉक्स रोना से उसके लिए एक तौलिया लाने को कहता है। रोना अभी भी भ्रमित और अभिभूत है। वह समझना चाहती है कि उसके युवा मालिक के साथ क्या हो रहा है। नॉक्स सोचता है कि चूंकि श्राप हटा लिया गया है, इसलिए उसे अब रोना के साथ नरम व्यवहार करना चाहिए। वह उससे कहता है कि वह ठीक है। रोना उससे पूछती है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि वह ठीक रहेगा, भले ही वह हेड बटलर को न बुलाए और जोर से सोचे कि क्या उसे आराम नहीं करना चाहिए। वह उसे आश्वासन देता है कि अब सब कुछ ठीक है।
वह अभी भी हैरान है। वह एक बार फिर पूछती है कि वह आगे क्या करने का इरादा रखता है। हमारा लड़का शांति से जवाब देता है कि वह बस दौड़ने जा रहा है। बगीचे में हमारा लड़का दौड़ना शुरू कर देता है और रोना अपने हाथों में तौलिया लेकर उसका पीछा करती है। अपनी खिड़की से तालिया इस दृश्य को देखती है और हैरान हो जाती है कि उसके जैसा कमजोर व्यक्ति अपने भाइयों के खिलाफ मैच क्यों स्वीकार करेगा। उसकी नौकरानी एम्मा उसे धीरे से याद दिलाती है कि वह रेनहाफर के सबसे छोटे बेटे को इतने खुले तौर पर न घूरें, यह समझाते हुए कि यह अनुचित माना जाता है। उसके पास तलवार भी नहीं है। वह हर समय इधर उधर भागता रहता है। वह याद करती है कि रेनहाफर के अन्य शूरवीरों ने भी उसे प्रशिक्षित करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने उनके सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। उसे यकीन है कि 1 महीने में उसे पीटा जाएगा और यही इसका अंत होगा। खुद के बावजूद वह युवा मास्टर के बारे में चिंतित महसूस करती है। अपनी भावनाओं को दबाने में असमर्थ वह एम्मा से कहती है कि वह अभी वापस आएगी और सीधे नॉक्स की ओर जाएगी। हमारा लड़का अचंभित है और सोचता है कि वह उसकी तलाश में क्यों आई। वह स्पष्ट रूप से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। तालिया उसके ठंडे रवैये से थोड़ा आहत होकर सोचती है कि उसके व्यवहार के पीछे क्या है। फिर भी वह खुद से कहती है कि वह उसकी सुंदरता से इतना स्तब्ध है कि ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे सका। फिर वह उससे सवाल करती है और पूछती है कि क्या उसे सचमुच यकीन है कि वह अपने भाइयों को हरा सका है, और क्या यही कारण है कि उन्होंने मैच स्वीकार किया। क्या वह सचमुच मानता है कि इस तरह इधर उधर दौड़ने से उसके रोना चुपचाप तालिया के संदेह से सहमत हो जाता है। तालिया उसे मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन केवल तभी जब वह इसे स्वीकार करने को तैयार हो। वह प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है और उसे यह कहते हुए दफा हो जाने के लिए कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। गुस्से में वह पूछती है कि क्या वह सहायता की पेशकश करने वाले किसी व्यक्ति के साथ इसी तरह व्यवहार करता है। रोना उसे धीरे से सलाह देती है कि अगर वह ऐसी बात करेगा तो लड़कियां उसे नापसंद करेंगी ही। परेशान होकर तालिया ने कहा कि वह उसके प्रस्ताव को भूल सकता है और बस अपने तरीके से काम कर सकता है। रोना ने आह भरते हुए कहा, ऐसा कहने से चीजें अनावश्यक रूप से जटिल हो जाती हैं। हमारा लड़का सिस्टम का उपयोग करके तालिया की जानकारी की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसके गुणों को विस्तार से पढ़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उनका विश्लेषण कैसे करता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास अविश्वसनीय प्रतिभा है। इनर ल्यूनेटिक में अधिकांश वयस्क पुरुषों की सहन शक्ति लगभग 4 होती है, लेकिन उनकी सहन शक्ति उल्लेखनीय रूप से अधिक है। हालांकि अभी तक इसकी तुलना महाद्वीप के 3 तलवारबाजों या 4 महान जादूगरों में से किसी एक की क्षमता से नहीं की जा सकती है, लेकिन उनका मानना है कि कम से कम वह भविष्य में ऐसे स्तरों तक पहुंचने की क्षमता उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उसे कई राक्षसों को मारने में सक्षम होना चाहिए, खासकर अपनी अग्नि विशेषता के साथ। वह यह भी जानता है कि तालिया द्वारा उपयोग की जाने वाली अग्नि विशेषता जादू अंततः सफेद आग की लपटों में जागृत हो जाएगी, जिसका उपयोग भविष्य में राक्षसी नॉक्स को जलाने के लिए किया जाएगा। वह परिणामों पर विचार करता है। यदि वह अब तालिया को अपना सहयोगी बनाने में सफल हो जाता है तो भविष्य की कहानी बहुत अधिक बदल जाएगी। इसलिए वह मौत से बचते हुए मूल कहानी पर टिके रहने का रास्ता खोजने का संकल्प लेता है। फिर भी वह सोचता है कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना संभव है जो उसे मार डाले। 1 महीने बाद प्रशिक्षण हॉल के अंदर नॉक्स के जुड़वां भाई तालिया की तलवार कौशल की प्रशंसा करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं कि वह कितनी जल्दी सीख लेती है। टिप्पणी करता है कि वह स्टिलरनर परिवार के एक सदस्य से बिल्कुल यही अपेक्षा करता है। उसके परिवार का नाम सुनकर उसकी बहन की यादें ताजा हो जाती हैं, जो उससे कहीं अधिक मजबूत और कुशल है। तालिया को वह समय याद आता है जब एक मैच के दौरान उसकी तलवार टूट गई थी। वह सवाल करती है कि क्या वह वास्तव में एक शूरवीर बन सकती है। उसके विचार उसके अंदर निहित पाठों की ओर जाते हैं। कभी भी लालच से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उसे संयमित रहना चाहिए और अधिक से अधिक भलाई के लिए खुद को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ऊपर एक शूरवीर को उपाधि के योग्य बनने के लिए तलवार और उसके रूप में महारत हासिल करनी चाहिए। तालिया को यह भी आश्चर्य होता है कि क्या नॉक्स वास्तव में अपने भाइयों को हरा सका है, जिन्होंने केवल कार्डियो व्यायाम करके वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। उसके मन में यह संभव नहीं है। अगले दिन मैच देखने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। हमारा लड़का और उसका भाई आमने सामने खड़े हैं।
उनके पिता अन्य बुजुर्गों और तालिया के साथ द्वंद्व देखने के लिए बालकनी पर बैठ जाते हैं। ताओ रॉडवेल की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसे क्या लगता है कि इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि रॉडवेल जवाब दे सके, रेफरी आगे बढ़ता है और औपचारिक रूप से घोषणा करता है कि एल्डन अकादमी में प्रवेश का अधिकार कौन हासिल करेगा, यह निर्धारित करने के लिए द्वंद्व अब शुरू हो रहा है। दोनों भाई तनकर खड़े हैं, तैयार हैं, हाथ में तलवारें हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ क्षण पहले जब ताओ ने रॉडवेल से द्वंद्व के संभावित परिणाम के बारे में पूछा तो रॉडवेल ने उसे बताया कि युवा मास्टर एलन के पिछले प्रदर्शनों को देखते हुए उसे लगा है कि यह निश्चित है कि एलन जीतेगा। उससे सहमत है। तब हेड बटलर को आश्चर्य होता है कि क्या ताओ कुछ और की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि वह स्वीकार करता है कि इसका असली युवा मास्टर नॉक्स बदल गया है। फिर भी उसे विश्वास नहीं है कि नॉक्स जीतेगा। उसके लिए यह अपमानजनक और असंभव होगा। प्रधान बटलर स्वयं एक बार पितृसत्ता के बगल में एक शूरवीर के मार्ग पर चले। वह जानता है कि ब्लेड की कला कभी कभी अलंकृत हो सकती है, लेकिन अन्य समय में यह बहुत सरल होती है। किसी ने कितने समय तक प्रशिक्षण लिया है और उसने अपनी कला को कितनी गंभीरता से अपनाया है, यह उसके स्तर को निर्धारित करता है। और किसी के लिए केवल एक ही तरीका है कि वह बाधाओं को पूरी तरह से पलट दे और रास्ते में अपने से आगे चलने वाले व्यक्ति को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। ऐसी दीवार है जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता। यह जबरदस्त प्रतिभा है। उसे यह भी आश्चर्य होता है कि क्या युवा मास्टर नॉक्स ऐसे उपहार के साथ पैदा हुआ था। ताओ उसे बताता है कि संभावना शून्य नहीं है और कम से कम अगर नॉक्स का जन्म रेनहाफर रक्त के साथ हुआ था तो संभावना है कि सबसे छोटा बेटा एक तलवार सम्राट की प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। अचानक सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसके गुण तलवारबाजी और युद्ध प्रतिभा निष्क्रिय है। हमारा लड़का आश्चर्यचकित है कि वह इतना बदकिस्मत क्यों है जबकि उसकी किस्मत इतनी ऊंची है। अब वह उलझन में है। क्या उसकी किस्मत वास्तव में नकारात्मक हो सकती है? वह जानता है कि अंत में वह 4 की सहन शक्ति तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। इसके बाद सिस्टम उसे लक्षण प्रभावों की सक्रियता के संबंध में अपडेट करता है। उन्हें याद है कि ट्रेनिंग के दौरान उनका स्टैमिना 0.1 बढ़ गया था। उन्हें यह जानकर थोड़ी राहत महसूस हुई कि उनकी सहन शक्ति अब 3.8 है। जब वह अपनी सहन शक्ति में सुधार करने के लिए दौड़ रहा था तो रोना ने पूछा कि क्या उसे वास्तव में उसके साथ दौड़ते रहना है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह ऐसा करती तो यह मजेदार होता और अगर वह ऐसा करती तो उसकी देखभाल कौन करता। नॉक्स फिर उसका तौलिया लौटाता है और उसे अभी आराम करने के लिए कहता है। वह चुप रहती है और उसे गुस्से से देखती है। नॉक्स उसकी आंखों में देखता है और उसे बताता है कि उसे कोसा। वह इससे इनकार करती है। सच में हमारा लड़का उसकी सहन शक्ति से प्रभावित है। वह सिस्टम में उसके विवरण को देखता है और अपने संदेह की पुष्टि करता है। उनका स्टैमिना 4.5 है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक नौकरानी औसत आदमी से अधिक मजबूत है और उसे आश्चर्य होता है कि रेनहाफर परिवार के साथ क्या हो रहा है। वह यह जानकर कुछ हद तक खुश महसूस करता है कि उसकी शुरुआती सहन शक्ति की स्थिति उससे अधिक है, भले ही वह इस एक स्थिति को सुधारने के लिए 1 महीने से अपनी कसरत कर रहा हो। इससे वह थोड़ा परेशान है। रोना उसे बताता है कि शाम हो चुकी है, द्वंद्व कल है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। अब दोनों भाई ट्रेनिंग हॉल के अंदर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। उसका भाई उसे ताना मारता है। वह पूछता है कि वह हार क्यों नहीं मान लेता। वह परिवार की लाज है, लेकिन वह अभी भी उसका छोटा भाई है। एलन अब उसे बहुत अधिक नहीं मार सका। हमारा लड़का जवाब देता है। उनका कहना है कि उनका भाई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो चाहता हो कि वह हार मान ले। एलन का कहना है कि वह सही है। नॉक्स उसे बताता है कि उसे यकीन नहीं है कि यह एक अच्छा विकल्प है। हमारा लड़का जानता है कि एलन की सहन शक्ति 8 है। एलन पूछता है कि क्या उसे भी उस पर क्रश है। हमारा नायक जानता है कि वह सामान्य तरीकों का उपयोग करके एलन को नहीं हरा सका। रेफरी ने घोषणा की कि एल्डीन अकादमी प्रवेश टिकट के लिए द्वंद्व शुरू होने वाला है। वह दोनों भाइयों से कहता है कि उन्हें परिणाम स्वीकार करना होगा, आपत्तियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हमारा लड़का घबरा जाता है। वह जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे अपनी यादें ढूंढनी होंगी। उसे अभी भी
यह पता लगाना है कि उसे पत्र किसने भेजा था। वह जानता है कि 1 वर्ष की छूट अवधि के बाद वह मर जाएगा। रेफरी पूछता है कि क्या वे तैयार हैं। फिर वह उन्हें लड़ाई शुरू करने का संकेत देता है। एलन पहले हमला करता है। हमारा लड़का अपना बचाव अच्छे से करता है। वह अपने रक्षात्मक कौशल से भी प्रभावित है। नॉक्स के लिए आंतरिक पागलपन के खेल में यही एकमात्र सुसंगत चीज है। दोनों एक दूसरे पर संतुलन और कौशल से प्रहार करते हैं। हमारा हीरो जानता है कि अगर वह यहाँ हार गया तो उसे सब कुछ छोड़ना होगा, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो उसके पास यह सब हो सकता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम उसे बताता है कि उसकी सहन शक्ति में 0.1% की वृद्धि हुई है। एलन नॉक्स को ताना मारता है। उनका कहना है कि शायद नॉक्स ने उनके सिर पर कई बार वार किया। वह कहता है कि शायद नॉक्स उसे कुछ और मारने के बाद बेहतर महसूस करेगा। फैसिलिया बालकनी से द्वंद्व देखती है। वह सोचती है कि सबसे छोटा बच्चा कितना बदल गया। इसकी चिंता करना व्यर्थ है। वह बस यही चाहती है कि इस परिवार का आखिरी बच्चा उसका बेटा एलन एल्डन अकादमी में प्रवेश करे। वह नॉक्स के कौशल को दयनीय बताकर खारिज कर देती है। ताओ ने रॉडवेल को बताया कि वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि नॉक्स कैसे बदल गया है और अब उसे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वह बस यही कर सकता है। बटलर पूछता है कि क्या उसे द्वंद्व बंद कर देना चाहिए। वह बताते हैं कि अगर उन्होंने इसे जारी रहने दिया तो युवा मास्टर नॉक्स को ठीक होने में लंबा समय लगेगा। तेयो ने जवाब दिया कि एलन और हार्ट्स की प्रतिभाएं अच्छी हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं, खासकर जब उनके पहले बेटे गैरेन से तुलना की जाती है। उनमें सब कुछ अपने पैरों के नीचे रखने, वर्चस्व की अंधेरी तलवार की जबरदस्त शक्ति से अपने विरोधियों पर हावी होने की क्षमता का अभाव है। वह सोचता है कि वह शक्ति किसे दी जाएगी। यह विचार उसे दुखी करता है और वह हेड बटलर को द्वंद्व रोकने का निर्देश देता है। लड़ाई के दौरान सिस्टम एक बार फिर नॉक्स को उसकी सहन शक्ति में वृद्धि के बारे में सूचित करता है। अचानक सिस्टम पुष्टि करता है कि उसकी तलवारबाजी और युद्ध प्रतिभा की विशेषताएं सक्रिय हो गई हैं। हमारा लड़का पहले ही थक चुका है, लेकिन वह अपने गुणों को वापस पाकर खुश है। एलन पूछता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। नॉक्स तुरंत अपने कौशल प्रतिभा के घंटे को सक्रिय करता है। हमारे लड़के को कहीं यह सुनना याद है कि प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली दोनों के दिन के अपने अपने घंटे होते हैं। उन्हें खुशी है कि यह प्रतिभाशाली समय है। उसे सब कुछ धीमा होता हुआ प्रतीत होता है। इस कौशल की बदौलत जो उसकी धारणा को बदल देता है, दुनिया धीमी गति से चलने लगती है। वह समझता है कि दुश्मन की चाल को धीमा समझना और उसकी तेजी से आगे बढ़ना दो बहुत अलग चीजें हैं। वह जानता है कि इस कौशल का पूरी तरह से उपयोग करना मुश्किल होगा, लेकिन अब जब उसके गुण तलवारबाजी और युद्ध प्रतिभा सक्रिय है तो उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। अपनी तलवार के तेज और शक्तिशाली घुमाव से नॉक्स एलन के हथियार को जमीन पर गिरा देता है। वह एक कदम जीत के प्रति उनके अटूट दृढ़ संकल्प को साबित करता है। एलन की तलवार जमीन पर गिर जाती है और नॉक्स विजयी दिखाई देता है। युवा मास्टर चिल्लाता है कि यह मजेदार है। एलन सदमे में डूबा रहता है। तलवारबाज जानता है कि वह अभी भी अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता, अभी नहीं। वह अच्छी तरह जानता है कि कौशल की अवधि केवल 5 मिनट है और उसे इसे उस समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो। वह अपने भाई से कहता है कि वह अब तक उसके साथ नरम व्यवहार कर रहा था, लेकिन कहता है कि यह उबाऊ हो गया है और सुझाव देता है कि वे इसे जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दे। फिर वह उसे एक ही बार में सब कुछ लेकर उसके पास आने की चुनौती देता है। नॉक्स अपने पिता के पास जाता है और अपने दोनों भाइयों का एक साथ सामना करने की अनुमति मांगता है। न केवल उसके पिता बल्कि द्वंद्व देख रहे सभी लोग उसके आत्मविश्वास से दंग रह गए। तालिया असमंजस में देखती है, सोच रहा था कि वह इस समय क्या कर रहा है। उनके पिता को अपनी ऊर्जा में बदलाव नजर आता है। यह स्पष्ट है कि उसकी शक्ति बदल गई है और ऐसा लगता है जैसे वह कुछ छिपा रहा है। थोड़ा और निरीक्षण करने का चयन करते हुए वह टूनवंस पर को आगे बढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन तभी फैसिलिया चिल्लाती है और उनसे रुकने की मांग करती है। हालांकि टियो आगे आता है और उन्हें शुरू करने का आदेश देता है। एलन फिर से अपनी तलवार उठाता है। दिल गुस्से से उबल रहा है और गुर्रा रहा है कि इस लड़के ने उन्हें उनके पिता के सामने अपमानित करने की हिम्मत कैसे की। वह नॉक्स को तैयार रहने की चेतावनी देता है। दोनों जुड़वा एक साथ हमला शुरू करते हैं।
सबसे पहले युवा लड़ाकू खुद का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जल्द ही वह आक्रामक हो जाता है। एलन जल्दी से अपने जुड़वा भाई से अपने बाईं ओर के करीब जाने का आग्रह करता है, लेकिन क्रोध से अंधे दिल ने सुनने से इनकार कर दिया। सिस्टम तलवारबाज को सूचित करता है कि घंटे के जीनियस के विशेष प्रभाव के लिए धन्यवाद। डार्क परिवार की कम तलवारबाजी की दक्षता में वृद्धि हुई है। वह यह सुनकर प्रसन्न तलवार की चाल पर भी नजर रख सका है। अपनी अविश्वसनीय गति और लगातार हमलों के साथ वह एलन के कंधे पर प्रहार करता है। तालिया उसकी तीव्र गति से स्तब्ध है और आश्चर्य करता है कि आखिर वह इतनी गति कैसे कर सका। एलन उसे अविश्वास से देखता है और सोचता है कि परिवार की शर्म भी इस हद तक बढ़ सकती है। देखने वाले सभी लोग समान उत्सुक अभिव्यक्ति रखते हैं। हार्ट ने अपने जुड़वा बच्चे को डांटते हुए कहा कि विवाद के बीच में उसका ध्यान न भटके। जल्द ही दोनों भाई थकने लगते हैं और फिर युवा मास्टर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। वह मन ही मन सोचता है कि भले ही यह सिर्फ एक स्पर है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण दांव पर है और केवल तलवार घुमाना रोमांचक लगता है। जल्द ही वह दोनों भाइयों को जमीन पर गिरा देता है। ठीक उसी क्षण सिस्टम ने उसे सूचित किया कि प्रतिभा का घंटा समाप्त हो गया है। उसे राहत है कि यह पहले ही खत्म हो चुका है। फेसिलिया अपने दोनों बेटों पर क्रोधित होकर उन पर जोर जोर से चिल्लाती है। नॉक्स रेफरी के पास जाता है और पूछता है कि क्या विजेता का फैसला हो गया है। रेफरी ने सकारात्मक जवाब दिया और घोषणा की कि विजेता युवा मास्टर नॉक्स है। द्वंद्व को देख हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उनके पिता भी। नॉक्स उनकी सराहना के लिए आभार व्यक्त करता है और विनम्रता पूर्वक अपनी छुट्टी लेने की अनुमति का अनुरोध करता है। जैसे ही वह प्रशिक्षण हॉल से बाहर निकलता है, तालिया मन ही मन सोचती है कि उसे तुरंत उससे बात करनी चाहिए। जाने के बाद वह बेहद थका हुआ महसूस करता है और फिर अपने हाथ पर खून देखता है। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसने कौशल को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया है। वह जानता है कि ओवर ऑफ द जीनियस में एक बड़ी खामी है। यदि समय सीमा पार हो जाती है तो यह रिकॉइल नामक डिपिंग प्रभाव को ट्रिगर करता है। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि जीनियस के कौशल घंटे की पुनरावृत्ति के कारण उसका जीवन काल 2 दिन और 17 घंटे कम हो गया है। वह इसे सबसे खराब प्रकार का विवाद मानते हैं। इससे उसका जीवन काल स्थायी रूप से कम हो जाता है और वह बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। हालांकि वह पहले से ही असाध्य रूप से बीमार है। उसे खुशी है कि दूसरों के सामने रिकॉइल सक्रिय नहीं हुआ। उन्हें चिंता है कि अगर किसी ने इसे देखा होता तो अकादमी में उनकी स्वीकृति रद्द कर दी गई होती। अचानक तालिया उसके पीछे दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह स्पर के दौरान घायल हो गया है। वह उसे देखकर रोमांचित नहीं है। वह यह देखकर खुश नहीं है कि उसका पता चल गया है और उसे आश्चर्य होता है कि जब हॉल में इतने सारे लोग मौजूद थे तो उसे ही ऐसा क्यों करना पड़ा। वह ताओ को अपने कौशल का पता लगाने नहीं दे सका। वह तुरंत उससे पूछती है कि वह अपने टूटे हुए शरीर के साथ भाई बहनों के बीच लड़ाई कैसे जीतने में कामयाब रहा। युवा मास्टर को आश्चर्य होता है कि वह क्या योजना बना रही है, लेकिन वह बस बताती है कि उसने उसे गलत समझा है। वह साफ तौर पर उनकी परफॉर्मेंस से प्रभावित नजर आ रही है। पिछले महीने में उसने जो देखा वह यह था कि नॉक्स ने कभी भी पहले दिन तलवार नहीं लहराई थी और उसने केवल उसे लकड़ी की तलवार घुमाते हुए देखा था। यह तथ्य कि उसके जैसा कोई व्यक्ति जीत सकता है, यह साबित करता है कि वह प्रतिभाशाली है। अब वह जानना चाहती है कि उसने ऐसी प्रतिभा को कैसे जगाया और उसे कैसे प्रशिक्षित किया। लेकिन द्वंद्वों को समाप्त होते देखने और जब वह अकेला है तो उसे देखने के बाद वह भ्रमित हो जाती है और जानना चाहती है कि वास्तव में क्या हो रहा है और वह उसके मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या उसने अपनी प्रतिभा से अपने भाई बहनों को अभिभूत कर दिया था। ऐसी अफवाहें भी थी कि नॉक्स किसी काम का नहीं था। उसने यह भी देखा कि उसने जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, चाहे कुछ भी हो। जब वह उसे खांसते हुए देखती है तो पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसे सहारा देने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके हाथ को अस्वीकार कर देता है और उससे कहता है कि वह उसे कभी न छुए। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से उस पर गेमिंग का जुनून सवार है, जिससे उसके लिए दूसरों के साथ घुलना मिलना मुश्किल हो गया है। वह यह भी जानता है कि वह एक ऐसा पात्र है जो भविष्य में उसे मार डालेगा।
वह माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह नहीं जानती थी कि वह तलवार के प्रति इतना गंभीर है और उसने सुना था कि उसका शरीर जन्म से ही कमजोर था। अब उसे समझ में आया कि वह केवल सहन शक्ति प्रशिक्षण क्यों कर रहा था। वह उससे कहती है कि उसे गलत समझने के लिए उसे खेद है और किसी निकम्मे की तरह व्यवहार करना शायद उसका इरादा भी नहीं था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एम्मा ने उनसे कहा था कि लोग इस तरह की गलतियां कर सकते हैं। तलवारबाज थोड़ा भ्रमित महसूस करता है और सोचता है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, क्योंकि वह बहुत ईमानदार है जैसा कि उसने खेल में देखा है। भले ही वह जानता है कि उसमें एक शूरवीर के गुण हैं, वह यह भी सोचता है कि एक गौरवान्वित प्रतिष्ठित ड्यू परिवार की बेटी होने के नाते उसके लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा कि वह गलत है। उससे कहता है कि अगर वह उसके बारे में ऐसा सोचती है तो कृपया दूसरों को रक्तस्राव के बारे में न बताएं। वह इसे गुप्त रखने के लिए सहमत है। उसे देखते हुए वह सोचता है कि शायद उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस मामले के बारे में दूसरों को पता चल जाएगा। वह उससे अपना वादा निभाने और चले जाने के लिए कहता है। वह दुखी महसूस करती है क्योंकि नॉक्स ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस रात ताओ के कार्यालय में वह हेड बटलर से कहता है कि ऐसा लगता है कि उसका अनुमान सही था और पूछता है कि वह नॉक्स की प्रतिभा के बारे में क्या सोचता है। रोडवेल ने जवाब दिया कि पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि नॉक्स ने खुद को पीटने की अनुमति क्यों दी, लेकिन उनकी उम्र के आसपास के बच्चों और अन्य सभी युवा मास्टर्स सहित उनका मानना है कि नॉक्स सर्वश्रेष्ठ है। उससे सहमत है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसे अब भी लगता है कि नॉक्स में वह प्रतिभा है जिसे वह छिपा रहा है। वह रोडवेल को आदेश देता है कि वह उसकी सभी गतिविधियों पर नजर रखे और निरीक्षण के अलावा कुछ न करे, चाहे वह कुछ भी करे। उसे आश्चर्य होता है कि क्या नॉक्स के पास सुप्रीम ब्लैक स्वॉर्ड को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा है। टियो उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रोडवेल जो कर रहा है वह महत्वपूर्ण है। रोडवेल का कहना है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अब बहुत रात हो गई है। सिस्टम युवा मास्टर को सूचित करता है कि उसने ट्यूटोरियल खोज पूरी कर ली है। उन्होंने अपनी पहली फाइट भी क्लियर कर ली है। नॉक्स जानता है कि यह तलवार वास्तविकता बन जाएगी, लेकिन गेम जैसी व्यवस्था अब भी मौजूद है। स्टेटस विंडो अभी भी वही है। सिस्टम उसे बताता है कि उसे पुरस्कार मिलेगा। उसे निःशुल्क स्टेट अंक प्राप्त हुए हैं। वह सोचता है कि यह उसके लिए जैकपॉट है। वह बहुत खुश नहीं है। उन्होंने अपना स्टैमिना 2 बढ़ाने के लिए पूरे 1 महीने तक दौड़ लगाई। वे उन्हें यह पहले ही दे सकते थे। वह अपने कमरे में अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा है। वह अपनी किस्मत की ओर इशारा करता है और इसे 7 से बढ़ाकर 10 कर देता है। यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे कड़ी मेहनत से बढ़ाया जा सके। भाग्य सबसे मूल्यवान प्रतिमा है। वह प्रक्रिया पूरी करने के तुरंत बाद इसके मूल्य की जांच करने का निर्णय लेता है। सिस्टम ने उन्हें सूचित किया कि उन्हें 27 बार मास क्लियर का लाभ मिला है। वह आश्चर्यचकित है कि लाभ प्रणाली अभी भी यहाँ है। ये उनके लिए राहत की बात है। वह तुरंत गोचा करने का निर्णय लेता है। उसके सामने एक बड़ी सी मशीन आती है। वह हंसता है। इसे साक्षात देखना कितना अजनबी लगता है। उन्हें याद है कि जब भाग्य का स्तर उच्चतम होता है तो मध्यवर्ती रैंक या उससे ऊपर आने की संभावना 95% होती है। वह विभिन्न रैंकों को देखता है। वह उनमें से 3 को देखता है। उन्नत रैंक सोना है। सर्वोच्च पद इंद्रधनुष है। वह सोना या उससे ऊपर पाना चाहता है। मशीन अपनी प्रक्रिया शुरू कर देती है। डॉट उसके हाथों में एक स्वर्ण पद सौंप दिया जाता है। यह एक स्वर्णिम अक्षर है। तलवारबाज इसे खोलता है। सिस्टम उन्हें एक उन्नत विशेषता प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। सर्वोच्च शासक का विस्मय। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे वास्तव में यह मिल गया है। सिस्टम उसे स्किल की पूरी जानकारी दिखाता है। वह सोचता है कि यह एक सुपर जैकपॉट है। उन्हें डिबफ कौशल प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी भी एक और इनाम है। यह एक बार उपयोग कौशल पुष्टिकरण वाउचर है और सिस्टम पूछता है कि क्या वह अभी इसका उपयोग करना चाहता है। वह सोचता है कि इससे उसे क्या कौशल प्राप्त होगा, यह पहले से ही तय है। यह छिपे हुए टुकड़ों में से एक है जिसे रेनहाफर परिवार में प्राप्त किया जा सकता है और इसे प्राप्त करने के लिए उसे उस कौशल की आवश्यकता है। वह
जानता है कि टियो जल्द ही सभी भाई बहनों को एस्टेट में इकट्ठा करेगा और तभी वह इसका उपयोग करेगा। उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसके लिए रेनहाफर एस्टेट में लौटने का लगभग समय आ गया है, क्योंकि एल्डीन अकादमी का स्नातक समारोह समाप्त हुए काफी समय हो गया है। रेनहाफर परिवार के दूसरे बेटे वॉन को एक शूरवीर के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए यात्रा करनी चाहिए। उसे अचानक याद आया कि उसे छिपे हुए टुकड़े को ढूंढना है और अनाज को संभालना है। आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। एकमात्र सौभाग्य की बात यह है कि उसे शायद अब तालिया के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे विश्वास है कि वह उस प्रकार की पात्र नहीं है जो अपना वादा तोड़ दे और उसके पास उससे संपर्क करने का कोई कारण भी नहीं है। सुबह वह प्रशिक्षण हॉल में पहुंचता है और पाता है कि तालिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। इस बारे में उसने कल रात ही सोच लिया था। वह उससे पूछता है कि क्या उन्होंने कल ही सब कुछ तय नहीं कर लिया और वह उससे क्या चाहती है। वह जानना चाहती है कि वह इतनी जल्दी इतना मजबूत कैसे हो गया। वह उससे पूछता है कि क्या वह 1 महीने से छिपकर उसे प्रशिक्षण लेते हुए देख रही है और वह वहां से चलने लगती है। वह उससे कम से कम एक स्पार की याचना करती है और जोर देकर कहती है कि वह कम से कम उसे बता सके कि वह कैसे प्रशिक्षण लेता है। उन्हें याद है कि तालिया एक ऐसा किरदार था जो हमेशा चाहता था कि उसकी बहन उसे पहचाने। उसकी ओर मुड़कर वह उससे कहता है कि उससे ऐसा कुछ पूछने से पहले या यह सोचने से पहले कि उसे कैसे प्रशिक्षित होना चाहिए, उसे पहले उस प्रतिभा पर विचार करना चाहिए जो उसके पास है। युवा तलवारबाज ने पहले कभी किसी को सांत्वना नहीं दी है और वह सोचता है कि उसे उससे और क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर रुकने के बाद वह उसे सलाह देता है कि वह अपनी तुलना दूसरों से न करे। फिर वह प्रशिक्षण हॉल छोड़ देता है। वह दुखी महसूस करती है और लगभग रोने लगती है क्योंकि वह अभी अभी चला गया है। प्रशिक्षण हॉल के बाहर चलते समय वह सोचता है कि क्या वह उसके पीछे आएगी या वह जहां है वहीं रहेगी। वह यह भी सोचता है कि जब वह उसे मार भी सकती है तो उसे छिपे हुए हिस्से को अर्जित करते हुए देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है वह रेनहाफर परिवार के खलिहान तक पहुंचता है और देखता है कि वहां बड़ी संख्या में घोड़े इकट्ठे हैं। वह जानता है कि यह स्थान महाद्वीप पर सर्वोत्तम घोड़ों को पालने के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ उसके पिता और जुड़वा भाई उसका इंतजार कर रहे हैं और हेड बटलर उसका स्वागत करता है। उसके पिता ने उनसे कहा कि उन्हें यकीन है कि वे सभी जानते हैं कि उसने उन्हें वहाँ क्यों बुलाया है। वह उनसे कहता है कि अब से वे प्रत्येक उस घोड़े को चुनेंगे जिसके साथ वे हमेशा रहेंगे। युवा मास्टर को यह पहले से ही पता था और वह इस पल का इंतजार कर रहा था। उन्हें यह पढ़ना याद है कि महाद्वीप और रेनहाफर परिवार दोनों में घोड़ों को सबसे पवित्र जानवर माना जाता है। यदि उन्होंने जादूगर या शूरवीर बनने का फैसला किया है तो वे युवा होने पर आजीवन साथी के रूप में एक घोड़ा चुनते हैं। वह जानता है कि एल्डेन अकादमी घुड़सवारी सिखाती है और खेल के बाद के हिस्सों में कई बड़े पैमाने के युद्ध शामिल हैं। यदि उसका घोड़ा मर जाता है तो उसे फिर से एक युवा घोड़ा पालना होगा। साथ ही परिवहन जादू बेहद महंगा है। वह इस बात से खुश नहीं है कि इस खेल में घोड़े परिवहन का इतना महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन अब उसने सबसे अच्छा घोड़ा चुनने का फैसला किया है। उनके पिता उन्हें बताते हैं कि चूंकि नॉक्स ने द्वंद्व जीता है इसलिए वह पहले चुन सकते हैं। ताऊ ने उसे चेतावनी दी कि वह उसे सिर्फ एक मौका देगा। जैसे ही नॉक्स घोड़ों की ओर बढ़ता है उसके पिता आश्चर्य करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा घोड़े को चुनेगा। उसने देखा कि सभी घोड़े बहुत प्यारे और अच्छे हैं। उनका अवलोकन करने के बाद उसे एक घोड़ा मिला जो दूसरों से अलग रंग का है। वह घोड़े की ओर इशारा करता है और अपने पिता से कहता है कि वह इसे चुनेगा। हर कोई चुप हो जाता है और उसके पिता उससे कहते हैं कि वह उसे एक और मौका देंगे। युवा तलवारबाज आश्चर्यचकित है कि उसे एक और मौका क्यों दिया जा रहा है और सोचता है कि इससे पता चलता है कि वे कितना बुरा निर्णय ले रहे हैं। दरअसल वह टारगेट स्टेट विंडो लोड कर रहा है। कुछ समय बाद सिस्टम सक्रिय हो जाता है और उसे उसके चुने हुए घोड़े के बारे में सभी विवरण प्रदान करता है। उसने देखा कि इसकी रैंक ऊंची है और सबसे बुलाए गए प्राणियों को रैंकों में विभाजित किया गया है। अपनी वृद्धि के आधार पर वे एक से अधिक रैंक ऊपर उठ सकते हैं। वह जानता है कि इसका मतलब है कि घोड़ा कम से कम सर्वोच्च रैंक वाला बन सकता है और उससे भी बढ़कर वह एक ओब्सीडियन है। उनका सिस्टम उन्हें बताता है कि यह वहाँ मौजूद कई चट्टानों में से सबसे
दुर्लभ प्रकार है और नाम आग्नेय चट्टान के प्रकार को दर्शाता है। वह सोचता है कि यदि कुलपिता को यह बात मालूम होती तो वह स्वयं ही यह घोड़ा ले लेता। वह यह भी जानता है कि अभी यह अपने नकारात्मक गुण के कारण उतना आकर्षक नहीं है। सिस्टम अपने सभी नकारात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है और वह जानता है कि कुछ दृष्टिकोण से यह असाध्य लक्षण से भी अधिक कष्टप्रद लक्षण है। वह अपने पिता से कहता है कि वह अपना मन नहीं बदलेगा और वह इस घोड़े के साथ जाएगा। वह जानता है कि अपने ज्ञान से वह इस घोड़े को बचा सका है। उसके पिता को आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा चुनाव क्यों किया और सोचता है कि वह खुद को घोड़े पर पेश कर रहा है। अंत में वह सोचता है कि उसका बेटा सिर्फ एक भावनात्मक और कमजोर सलाह देने के बाद उनके पिता चले गए। जुड़वा भाई उसे रोकना चाहते हैं और युवा मास्टर भ्रमित महसूस करता है। सोचता है कि उसका निर्णय वास्तव में निराशाजनक था। हेड बटलर जुड़वा भाइयों से कहता है कि वह नॉक्स पर नजर रखेगा और उनसे अपने घोड़े चुनने का अनुरोध करेगा। रॉडवेल नॉक्स के पास आता है और उससे घोड़े के लिए एक नाम चुनने के लिए कहता है। वह इस विचार से सहमत है और उसका नाम काल रखता है। युवा तलवारबाज उससे कहता है कि वह काल के साथ जाएगा। इनर ल्यूनेटिक को साफ करते समय उन्होंने उस नाम का उपयोग किया और यह उनके लिए एक सार्थक नाम है। वह घोड़े को अपने शयन कक्ष में ले जाता है क्योंकि वह दूसरों को यह नहीं देखने देता कि वह क्या करने वाला है। उसने देखा कि घोड़े की आंखें जीने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही हैं, जैसे वह जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसने देखा कि रोना उसके कमरे में मौजूद है, इसलिए उसने उसका नाम पुकारा और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अभी जवाब नहीं दिया तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। वह उसकी चेतावनी समझती है और चिल्लाती है कि वह यहाँ है। वह उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह वहाँ थी। वह उसे अपने घोड़े की देखभाल करने का आदेश देता है। वह अपने बिस्तर पर एक घोड़े को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसे ही इसे साफ करना होता है। वह हंसता है और उससे कहता है कि यह एक बीमार घोड़ा है और उसे अपना सर्वश्रेष्ठ करना होगा। उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह जानता है कि यह थोड़ा समस्याग्रस्त है और आगे जो होने वाला है वह काफी चौंकाने वाला होगा। असली सवाल यह था कि क्या रोना इससे निपट पाएगा। 3 दिन बाद काल की मृत्यु हो जाती है और रोना उसके लिए रोता है। उसके आंसू युवा मालिक को दुखी कर देते हैं। वह जानता है कि रोना काल की देखभाल करने में बहुत प्रयास करता है और उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। वह उसे रोना बंद करने का आदेश देता है क्योंकि वह उसका ध्यान भटका रही है। वह उसे आश्वस्त करता है और कहता है कि चिंता न करें क्योंकि कार्ल फिर से उसके पक्ष में लौट आएगा। वह वहाँ असमंजस में खड़ी सोच रही थी कि क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह बस मुस्कुराता है और उसे अब उसके पीछे जाने का निर्देश देता है। वह अपनी जैकेट से स्क्रॉल निकालता है। वह पुस्तक पर अपना हाथ रखकर उसमें अपनी मन शक्ति भर देता है। कुछ जादुई घटित होने लगा है और वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि वह मन का उपयोग करके तुरंत उसे चेतावनी दे सका है कि यह यहाँ अवैध है। पहली बार वह अपने मन को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ है, इसलिए वह फिर से कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि यदि वह उसका ध्यान भटकाती रही तो काल एक बार फिर मर जाएगा और इस बार यह उसकी गलती होगी। वह उसे समझाता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसने अभी तक मन का पता लगाने की अपनी प्रतिभा को जागृत नहीं किया है। इस साम्राज्य में 15 वर्ष से कम उम्र में मैना का उपयोग करना वर्जित है जब तक कि कोई शाही परिवार से न हो। इस वजह से बाद में मन नियंत्रण सीखना शुरू करने वाले अन्य छात्रों की तुलना में शाही परिवार के वंशज जादू में कई गुना अधिक कुशल होते हैं। अभी वह केवल एक ही काम कर सका है और वह है इस स्क्रॉल में जितना हो सके उतना मन डालना। इस समय उसे अपनी हथेलियों से हल्की सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस होने लगती है। वह जानता है कि यह मन है। उसे यह दिलचस्प लगता है क्योंकि यह स्क्रॉल एक बार इस्तेमाल होने वाला ऊर्जा वाउचर है और इस बार वह कोई गलती नहीं कर सकता। अब से वह जिस जादू का उपयोग करेगा वह काला जादू करता है कि कौशल बुक ऑफ द डेड नेक्रोमैक्रोन प्राप्त कर लिया गया है। सिस्टम उसे यह भी सूचित करता है कि लक्ष्य काल को मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित किया जा सकता है। उन्हें सिस्टम से पढ़ना याद है कि इनर ल्यूक
आर्केटिक के भीतर 2 प्रकार के प्राणी हैं जिनके पास मरे हुए गुण हैं। पहला प्रकार वे प्राणी हैं जिन्हें काले जादू या काले मन के माध्यम से जीवन में वापस लाया जाता है, और दूसरा प्रकार वे हैं जो अहंकार के बिना पुनर्जीवित होते हैं और मजबूत प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। वह यह भी जानता है कि ऐसे प्राणी अपने स्वामी के प्रति अंधफादार बने रहेंगे, लगभग एक गलती के साथ। हालांकि समस्या यह है कि केवल एक ही परिवार है जो लाशों को मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है, और वह है डार्क परिवार, मारवा का परिवार। जबकि रेनहाफर भी एक काला परिवार है, यह एक शूरवीर परिवार है, जबकि मारवा का परिवार काले जादूगर हैं जो मरे हुओं को नियंत्रित करते हैं। उस स्थिति में उन्हें आश्चर्य होता है क्या जो खिलाड़ी मारवा के परिवार से नहीं है उन्हें अपने कौशल का उपयोग करने में असमर्थ नहीं होना चाहिए। वह जानता है कि उत्तर नहीं है, क्योंकि उसे एक बार उपयोग कौशल चयन वाउचर प्राप्त हुआ था। इससे उन्हें नेक्रोमैक्रोन प्राप्त हुआ, जिसे मृतकों की पुस्तक भी कहा जाता है। रोना देखता है कि युवा मास्टर के मुंह से गहरा खून निकल रहा है। वह हैरान है, वह खुद को और आगे बढ़ाना चाहता है। उसने देखा कि उसका मन खत्म हो रहा है। उस क्षण काल जीवित हो उठता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने कौशल को सफलतापूर्वक सक्रिय कर लिया है। काल अब पहले से ज्यादा मजबूत है। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसके पालतू काल को मरे हुए के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। इस कौशल को सफलतापूर्वक हासिल करने पर उन्हें खुशी महसूस हो रही है। अब वह सिस्टम के भीतर काल के गुणों को देखता है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित है कि काल पहले से कहीं अधिक बेहतर हो गया है। काल में कुछ नकारात्मक गुण भी हैं। वह काल से कहता है कि अब से वह उसका स्वामी होगा। काल अपने मालिक को पूरी तरह से समझता है। रोना भावुक हो जाता है। वह युवा मास्टर को कसकर गले लगा लेती है। उसे लगा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वह पूछती है कि वह मन का इतनी लापरवाही से उपयोग क्यों करता है। रोना काल को डांटता है। वह पूछती है कि वह इतना लापरवाह कैसे हो सका है। रोना काल पर चिल्लाता है। वह उससे कहती है कि वह उसकी परवाह करती है। वह उसे आदेश देती है कि जो गाजर उसने उसे खिलाई थी उसे थूक दे। अब युवा मास्टर छिपे हुए टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ दिनों बाद वह रात को बाहर जाता है। वह मानचित्र को देखता है। उनका मानना है कि रास्ता खेल से बहुत अलग नहीं है। वह रेनहाफर परिवार के दूसरे छिपे हुए हिस्से की खोज करता है। वह इस वस्तु को पाने के लिए कृत संकल्प है। यह वस्तु उसके असाध्य रोग से निपटने में उसकी मदद करेगी। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह बहुत अधिक संवेदनशील है। यह अब कोई खेल नहीं है, ये हकीकत है। उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है। इसमें एक चेतावनी है। चेतावनी कहती है कि यह मियाँ का जंगल है। इसमें कहा गया है कि यदि छोटे बच्चे प्रवेश करते हैं तो वे खो सकते हैं और मर सकते हैं। वह सोचता है कि वह दोबारा मरना नहीं चाहता। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह लापता बच्चे के जंगल में प्रवेश कर चुका है। यदि वह इस स्थान को खाली करने में विफल रहता है, बच्चों का जंगल रेनहाफर के क्षेत्र में है। यहाँ प्रवेश वर्जित है। यह अंधेरा और कोहरा है, यहाँ तक कि कुशल रेंजर और पथ प्रदर्शक भी यहाँ खो जाते हैं। यह जगह हर किसी को बच्चे की तरह खो जाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वह जानता है कि इसका एक और अर्थ भी है। यदि कोई वयस्क व्यक्ति इस जंगल में किसी राक्षस को मार देता है तो उन्हें कोई कलाकृतियाँ नहीं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यदि घुसपैठिया वयस्क है तो राक्षसों की कठिनाई बढ़ जाती है। उसे याद है कि इसे साफ करने का सही तरीका खोजने की कोशिश करते समय वह यहाँ कुछ बार मर गया। इसीलिए लापता बच्चे के जंगल की कठिनाई रेटिंग कम से कम 2.5 स्टार है और अधिकतम 5 स्टार है। चूँकि यह एक ऐसा खेल है जहाँ कठिनाई सबसे खराब है, वह याद करते हैं कि बिना यह जाने कि कौन सी वस्तुएं दिखाई देंगी उन्होंने इसे साफ करने की कितनी मेहनत की। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो यह उसकी असाध्य बीमारी के लिए उपयुक्त वस्तु खोजने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। वह टॉर्च जलाकर जंगल में खोजबीन करने लगता है। वह जानता है कि लापता बच्चे के जंगल को साफ करने की महत्वपूर्ण कुंजी धुएं की दिशा है। सटीक रूप से कहें तो यह विपरीत दिशा है जहाँ से धुआं जा रहा है। वह जोर से चिल्लाता है, पूछता है कि वह व्यक्ति कब तक छुपे रहने का इरादा रखता है और सुझाव देता है कि वे अब खुद को प्रकट करें। चारों ओर देखने पर उसे वहाँ कोई
कोई नहीं मिलता और वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या वह व्यक्ति अभी महल में। तालिया अभी भी उसके बारे में सोच रही है और विश्वास नहीं कर पा रही है कि उसकी सुंदरता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह इस बात को बिल्कुल भी समझने में पूरी तरह से असमर्थ है। अचानक उसकी नौकरानी एम्मा ने उससे अनुरोध किया कि कृपया युवा मास्टर नॉक्स का पीछा करना बंद कर दे। एम्मा उससे यह भी कहती है कि अगर वह ऐसा करती रही तो उसे खुद ही डांट खानी पड़ेगी। तालिया उसे शांत करती है और गारंटी देती है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि एम्मा को परिवार से न निकाला जाए। एम्मा ने उसे समझाया कि उसका मतलब यह नहीं है। एम्मा सोचती है कि युवा मिस तालिया पहले से ही इतनी प्रतिभाशाली है कि हर कोई उसे अगली कुलमाता के रूप में सम्मान दे सका है, और अगर युवा मिस चेल आसपास नहीं होती, वह यह भी सोचती है कि तालिया अपनी ही बहन से इतना हीन क्यों महसूस करती है और इतनी अधीर हो रही है। एम्मा अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, यह उम्मीद करते हुए कि तालिया ने शायद हार मान ली है और अब सो रही है। हालांकि जब एम्मा ने अपने कमरे की जाँच की तो तालिया पहले ही जा चुकी थी। एम्मा को आश्चर्य होता है कि क्या वह युवा मास्टर नॉक्स को खोजने गई थी। एम्मा तुरंत महल में सभी को जगाती है। तालिया वास्तव में जंगल में नॉक्स को ढूंढने में सफल हो जाती है, जिससे वह चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। अचानक युवा तलवारबाज को खतरे का एहसास होता है और वह उसे जाने के लिए कहता है। वे दोनों एक भूरे भेड़िए को आते देखकर चौंक जाते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि क्या यह जंगल भूरे भेड़िए के क्षेत्र का हिस्सा है। तालिया को एहसास होता है कि अभी उसके पास केवल एक खंजर है। भेड़िया उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगा है और दूसरों को अपने साथ आने का संकेत देता है। अचानक भूरा भेड़िया उन पर हमला कर देता है। वह भयभीत महसूस करती है, लेकिन वह आश्वस्त रहता है। वह भेड़िए को घूरते हुए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के एक झटके से उसे तुरंत मार डालता है। वह बहुत प्रभावित हुई और सोचती है कि हालांकि यह केवल एक भेड़िया था, वह उसे इतनी सफाई से हराने में कामयाब रहा। नॉक्स उसे शांति से देखता है और कहता है कि वह उससे दोबारा पूछेगा कि वह यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि उसे लगा कि उसके भाई ही उसका अनुसरण करेंगे। वह बस मुस्कुराती है और जब वह अपने हाथों में एक शूरवीर की हलचल देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि उसके पास यह क्यों है। वह उससे जवाब मांगता है और जवाब न देने पर उसे यहाँ अकेला छोड़ देने की धमकी देता है। उसकी ओर बढ़ते हुए वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वह कुछ भी अजीब नहीं कर रही है। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि वह अचानक इतना मजबूत हो गया और उसने उसके जैसा मजबूत बनने के बारे में सोचा। वह बताती है कि उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे वहाँ देखा और वह उत्सुक थी कि वह कहाँ जा रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, उसका मानना था कि उसके पास किसी प्रकार की विशेष प्रशिक्षण पद्धति थी। वह उससे कहती है कि इसीलिए उसने उसका पीछा किया और इस जंगल को देखकर बिना सोचे समझे उसमें कूद गई। नॉक्स अब 3 चीजों के बारे में निश्चित हो गया है। सबसे पहले वह उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। दूसरे, वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है, जो एक राहत की बात है। और अंत में वह सिर्फ एक बच्ची है जो यह नहीं समझती कि देर रात तक दूसरों के पीछे चलना कितना खतरनाक है। युवा तलवारबाज उसे देखकर मुस्कुराता है और सोचता है कि चूंकि वह मुख्य पात्रों में से एक है इसलिए वह उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। वह उससे कहता है कि वह अभी उसका पीछा करे। हालांकि वह यह स्पष्ट करता है कि वह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि बस इस स्थिति को सुलझा रहा है ताकि वह अपनी गलती मानती है और इसके लिए माफी मांगती है। उसे उम्मीद है कि वह शायद दोबारा कोई खतरनाक हरकत नहीं करेगी। वह अपनी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है और जैसे ही वह कुछ कहने ही वाली होती है कि उन्हें बड़ी संख्या में भेड़िए घूरते हुए दिखाई देते हैं। युवा मालिक उसे उससे दूर जाने का आदेश देता है और जलती हुई मशाल उसे सौंप देता है। वह उसे निर्देश देता है कि उसे घर जाना चाहिए और वह भेड़ियों पर अपनी तलवार घुमाता है। उनका मानना है कि कुछ अप्रत्याशित चर हैं जिन पर उन्हें फिर से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। वह जानता है कि यह स्थान परिदृश्य शुरू होने से पहले मौजूद है और चूंकि यह प्रस्तावना के भीतर का क्षेत्र है इसलिए वहाँ कोई बॉस राक्षस नहीं होगा। हालांकि एक कुलीन राक्षस बॉस से एक रैंक नीचे यहाँ दिखाई देगा और यह भूरे भेड़िए का एक विकसित रूप होगा जिसे उसने अभी अभी काटा है। कुलीन ग्रे वुल्फ
लेकिन केवल यह जानने का मतलब यह नहीं है कि उसका दुश्मन कौन है। उसके लिए चीजें आसानी से चलेंगी। वह भेड़ियों पर टूट पड़ता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। भेड़िए उसके विरुद्ध अपने हमले जारी रखते हैं और वह उन्हें काटना जारी रखता है। वह उन शब्दों को याद करता है जो वह हमेशा ऐसे समय में दोहराता था जब वह चांद था और आंतरिक पागल की भूमिका निभाता था। क्या वह सचमुच कमजोर था? तालिया उसे अनगिनत भेड़ियों को मारते हुए देखती है और सोचती है कि क्या उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, क्योंकि जब उसने अपने भाइयों से लड़ाई की थी तो उसकी तलवार की तकनीक और भी अद्भुत लग रही थी। वह यह भी सवाल करती है कि क्या उसने पहले भूरे भेड़ियों को मारा है। इस बीच नोक्स का मानना है कि वह अभी भी बहुत कमजोर है। एक बहुत बड़ा भूरा भेड़िया उसके सामने आता है और वह तुरंत उसे विशिष्ट भूरे भेड़िए के रूप में पहचान लेता है। जल्द ही महल से कई लोग उन्हें खोजने के लिए जंगल में जाते हैं। उन्हें जंगल के पास उनके पैरों के निशान मिलते हैं। स्पष्ट हो गया कि नॉक्स और तालिया प्रवेश कर चुके हैं। एम्मा खोज दल में शामिल है और उनसे तुरंत अंदर जाने का आग्रह करती है। हालांकि रॉडवेल ने उनके विचार को खारिज कर दिया और इसे मूर्खतापूर्ण बताया। एम्मा जानना चाहती है कि वह अंदर क्यों नहीं जाना चाहता। रॉडवेल ने उसे समझाया कि यह एक ऐसा जंगल है जिसे रेनहाफर भी साफ नहीं कर पाया है। सिस्टम से पता चलता है कि लापता बच्चे के जंगल को रेनहाफर परिवार के क्षेत्रों में सबसे ऊंचे स्थानों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है, और जबकि रेनहाफर परिवार को दक्षिण में सबसे मजबूत अंधेरे परिवार के रूप में जाना जाता है। तथ्य यह है कि अभी भी एक जंगल है जिसे वे साफ करने में असमर्थ हैं। मूल रूप से यह कहने जैसा है कि वे अक्षम हैं। इसके अलावा यह वास्तविकता कि केवल वे बच्चे जो वयस्क नहीं हुए हैं जंगल में प्रवेश कर सकते हैं और जंगल केवल बच्चों द्वारा ही सफलतापूर्वक साफ किया जा सका है, उन्हें अभी तक अवगत नहीं कराया गया है। प्रधान बटलर को आश्चर्य हुआ कि युवा स्वामी जंगल में क्यों आया। उन्हें नहीं लगता कि लड़के पर किसी दिमाग को नियंत्रित करने वाले राक्षस ने जादू कर दिया था। पटरियों का अवलोकन करते हुए उन्होंने देखा कि नॉक्स निश्चित रूप से सावधानी से आगे बढ़ रहा था। इस संपत्ति के सबसे मजबूत मैना बैरियर को पार करने वाले किसी के भी कोई निशान नहीं है, जिसका मतलब है कि युवा मास्टर ने जानबूझकर जंगल में प्रवेश किया था। वह स्वयं स्वीकार करता है कि वह गलत था और अब इस बात से इनकार नहीं कर सका कि नॉक्स पहले जैसा कमजोर और दुर्बल युवा मास्टर नहीं है। रॉडवेल ने एम्मा को सूचित किया कि उन दोनों के लौटने का केवल एक ही रास्ता है। युवा मास्टर को अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। एम्मा भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह अपनी छोटी बेटी की मौत के लिए खुद को दोषी मानती है। दूसरी ओर युवा तलवारबाज भेड़ियों को मारना जारी रखता है। उसने देखा कि तालिया अपना चाकू निकाल रही है और उसे लगता है कि डरने के बावजूद उसने अपना ध्यान नहीं खोया है। वह उसे सलाह देता है कि वह अनावश्यक रूप से हमला न करे क्योंकि उसे चोट लग सकती है और उसे इससे दूर रहने के लिए कहता है। वह उसे अपनी ताकत बचाने और अगर उस पर हमला होता है तो भागने के लिए इसका इस्तेमाल करने का भी निर्देश देता है। तभी वह जीवित रहने की संभावना को थोड़ा बढ़ा सकती है। वह जानता है कि एक कुलीन भेड़िए को मारना विशेष रूप से खतरनाक नहीं है क्योंकि इसकी रेटिंग केवल 2.5 स्टार है। वह बस यही चाहता है कि तालिया सतर्क रहे और अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम रहे। उसे देखकर उसे लगता है कि उसने अच्छी तरह से सीख लिया है, भले ही वह अभी उस स्तर पर नहीं है जहां वह अपनी पीठ ढकने के लिए उस पर भरोसा कर सके। वह तुरंत ओवर ऑफ द जीनियस को सक्रिय कर देता है। वह इस कौशल का उपयोग करके इसे एक ही वार में मारने का इरादा रखता है। जैसे ही संभ्रांत ग्रे वुल्फ उस पर छलांग लगाता है, वह उसे तुरंत मारने में सफल हो जाता है। फिर उसने देखा कि अन्य भेड़िए रुक गए हैं, लेकिन अचानक वे एक एक करके फिर से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वह उन्हें काटना जारी रखता है। इस बार भेड़िए इतने क्रूर और आक्रामक हैं कि तालिया अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हो जाता है। वह सोचती है कि भले ही नॉक्स ने उससे कहा था कि अगर यह खतरनाक हो जाए तो भाग जाओ, लेकिन अब वह खुद को ऐसा करने के लिए नहीं ला सकती है, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अंत में वह उससे पूछता है कि
क्या वह उसकी मदद करने की योजना बना रही है। तालिया पूछती है कि क्या वह घायल है। वह जानता है कि उसे मदद के लिए बुलाना व्यर्थ है, इसलिए वह उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक है। फिर भी वह समझता है कि यह लापरवाह होने का समय नहीं है। वह राहत महसूस करती है कि नॉक्स को चोट लगी है। महसूस करते हुए कि उसने उसे अपना दयनीय पक्ष दिखाया है और उसके कौशल से वापसी पहले ही आ चुकी है। वह जानता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने देखा कि कुलीन भेड़िया अंततः अपने पैरों पर खड़ा। सबसे पहले कुलीन भेड़िया उसके चारों ओर घूमता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। फिर अचानक यह नॉक्स पर पूरी गति से चार्ज हो जाता है, लेकिन कुलीन भेड़िया एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल करता है। पहले वह भागता है, फिर अचानक प्रकट होता है, उस पर छलांग लगाता है और दोबारा पीछे हटने से पहले उसके कंधे को घायल कर देता है। यह दूसरी बार अपना आक्रमण दोहराता है। यह बिल्कुल उसी तरीके से करता है। युवा मास्टर सोचता है कि यह 2.5 सितारा राक्षस है, लेकिन कुलीन भेड़िया उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बुद्धिमान है। उसे एहसास होता है कि उसे अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। यह कुलीन ग्रे वुल्फ खेल की तुलना में अधिक चालाक और चालाक है। भेड़िया अब छिपा हुआ है, यह उस पर नजर रख रहा है और हमला करने के एक और मौके का इंतजार कर रहा है। पिछले 2 हमलों ने उसे पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। उसे पहले इसकी बुद्धिमत्ता न देख पाने का अफसोस है। यह अन्य भेड़ियों को आदेश दे रहा था, यहाँ तक कि इसने अपने फायदे के लिए इलाके का भी इस्तेमाल किया। वह जानता है कि उसे अब अधिक सावधान रहना होगा। संभ्रांत भेड़िया फिर से हमला करता है। इस बार नॉक्स को झटका लगा, लेकिन मार का कोई असर नहीं होता। भेड़िया उसके तलवार घुमाने का इंतजार कर रहा था। नॉक्स को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह बहुत अधिक उत्तेजित हो गया था। वह पहले भी कई बार इस गेम को क्लियर कर चुके हैं। वह जानता है कि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार था। तभी तालिया का खंजर भेड़िए की आंख में छेद कर देता है। वह सोचता है कि यदि भेड़िया खुला स्थान बना सका है तो वे भी बना सकते हैं। तालिया ने वह अप्रत्याशित अवसर बनाया। वह मौके का फायदा उठाता है और एक ही झटके में कुलीन ग्रे वुल्फ को मार डालता है। तालिया 2 अन्य भेड़ियों को उनकी लड़ाई देखते हुए देखती है। जब कुलीन भेड़िया मर जाता है तो वे भाग जाते हैं। तालिया यह देखती है, फिर वह पेड़ से नीचे उतरती है और उसके पास दौड़ती है। वह जानना चाहती है कि क्या वह ठीक है। वह उससे कहता है कि वह उसकी वजह से बच गया। वह उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है। उसे धन्यवाद देने के बाद उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसने अपने भावी शत्रु को धन्यवाद दिया है, लेकिन अब यह उनकी चिंता का विषय नहीं है। वह पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। उसने उसके कंधे पर बड़े घाव देखे। उनका कहना है कि यह तो बस एक छोटा सा घाव है, चिंता की कोई बात नहीं। वह राहत महसूस करती है, उन्हें कहीं और चोट नहीं लगी है। अचानक एक छोटी मकड़ी उसके कंधे पर कूदती है और वह चिल्लाती है कि यह एक और राक्षस है। वह झट से उसकी बाहों में आ जाती है और उससे कसकर चिपक जाती है। वह उससे कहती है कि वहाँ एक मकड़ी है और वह उससे कसकर चिपक जाती है। युवा मालिक को आश्चर्य होता है कि वह कब तक उससे चिपकी रहने का इरादा रखती है। वह यह भी जानना चाहता है कि क्या वह वास्तव में मकड़ी से डरती है या क्या वह बस उसे गले लगाना चाहती है। वह लापरवाही से मकड़ी को दूर हटा देता है और उससे सवाल करता है कि क्या मकड़ी जैसी कोई चीज उसे डराती है। फिर वह उसके पीछे पीछे जंगल में क्यों चली गई। एक शूरवीर। यह सुनकर वह गुस्सा हो जाती है और उससे दूर हट जाती है। वह यह सोचकर मुस्कुराता है कि आखिरकार उसने उसे जाने दिया। वह जानता है कि वह केवल उसके कारण ही जीवित बचा है, लेकिन उसे यह कहने में झिझक महसूस होती है क्योंकि वह अचानक चिल्ला सकती है। अब उन्हें बस जंगल से बाहर निकलने की जरूरत है। अब सुबह हो चुकी है और खोजी दल अभी भी जंगल के बाहर इंतजार कर रहा है। एम्मा चिंतित है, सोच रही है कि वे जीवित बचे या नहीं। वह यह सोचकर चिंतित महसूस करती है कि मिस तालिया के लापता होने से दोनों परिवारों के बीच समस्याएं पैदा हो सकती हैं। रोडवेल दर्शाता है कि चूंकि इस क्षेत्र में कई बच्चे लापता बाल वन के भीतर लापता हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो गुप्त रूप से दावा करते हैं कि रेनहाफर परिवार अक्षम है। अचानक एम्मा जंगल की ओर इशारा करती है और दूसरों को सूचित करती है कि जंगल का कोहरा छंटने लगा है। अब वे देखते हैं कि लापता बच्चों का जंगल साफ हो गया है।
वह निश्चित रूप से नहीं जानती, लेकिन वह यही सोचती है कि यह तथ्य है कि मायास्मा को हटाया जा रहा है। रॉडवेल ने उसके अवलोकन की पुष्टि की और उसे बताया कि वह सही है। वह बताते हैं कि इसका मतलब है कि जंगल साफ हो गया है और जिस एकमात्र संभावना के बारे में वे सोच रहे थे वह वास्तविकता में बदल गई है। अब वे सभी जंगल में प्रवेश करते हैं और एम्मा दूसरों को बताती है कि इसका मतलब है कि उनके युवा गुरु नॉक्स ने यह किया है। अचानक उन्होंने देखा कि युवा मालिक और तालिया जंगल से बाहर आ रहे हैं। एक नौकर की टिप्पणी है कि यह सोचना कि वह वास्तव में जंगल साफ कर सका है विश्वास करना कठिन है और वह ऐसे बाहर आ रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रॉडवेल सोचता है कि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब उन्हें यकीन है कि रेनहाफर परिवार के भीतर वंशजों का पदानुक्रम बड़ी उथल पुथल का अनुभव करने वाला है। नॉक्स खोज दल को देखता है और आश्चर्य करता है कि हर कोई यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है। एम्मा तालिया की ओर दौड़ती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि वे उसके बारे में बहुत चिंतित थे। रॉडवेल ने युवा मास्टर को सूचित किया कि परिवार भी उसके लापता होने से चिंतित था। नॉक्स के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि परिवार उसके जैसे निकम्मे व्यक्ति के बारे में यह सोचकर चिंतित होगा कि ऐसा केवल इसलिए होगा क्योंकि उनके अंधेरे परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। एम्मा तालिया को स्टिलरिनर परिवार के साथ नियमों के बारे में फिर से याद दिलाना चाहती है और उससे उसका पालन करने का आग्रह करती है। तालिया एक बार फिर माफी मांगती है और दोहराती है कि उसे खेद है। एम्मा हंसती है और उससे कहती है कि एक नीच नौकरानी के रूप में वह इसके लिए तालिया को दोषी ठहराने की हिम्मत कैसे कर सकती है, यह कहते हुए कि पितृपुरुष उसे व्यक्तिगत रूप से नियम सिखाएंगे। नॉक्स सोचता है कि ऐसा लगता है कि इस नौकरानी में भी असाधारण सहन शक्ति है। जब उसने उसकी स्थिति की जांच की तो उसने देखा कि उसकी सहन शक्ति 4.5 है। एम्मा तलवारबाज के पास जाती है और अपनी युवा मिस की रक्षा के लिए उसे धन्यवाद देती है। तालिया सोचती है कि उसका उसके साथ जाने का इरादा भी नहीं था। वह उससे कहता है कि उसने अपना वजन खुद उठाया है और उसे सलाह देता है कि वह खुद को बहुत ज्यादा न पीटे। इसके बाद वे सभी महल लौट आते हैं। युवा मास्टर यह सोचकर अपने शयन कक्ष में चला जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह प्रतिबिंबित करता है कि रॉडवेल शूरवीरों के साथ जंगल के बाहर इंतजार कर रहा था, पूरी तरह से अप्रत्याशित था।